हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 7:30 बजे यूपी जीके का यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपकी चैप्टर वाइज आपके यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और इसके पहले भी कई आपकी बुकें कंप्लीट कराई जा चुकी हैं, प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को और आप सभी के परिवार को, हमारे इस परिवार की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक आपका है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास है, ठीक है। सभी प्रकार के प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे और आज का टॉपिक मतलब ये समझिए कि यूपी जीके के साथ साथ आपको वहाँ पर हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है पहला वाला, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल से सोहन संस्कृत अर्थात कह सकते हैं कि पाषाण संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सभी को जवाब दीजिए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस स्थल से सोहन संस्कृति अर्थात पाषाण संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, या आपके बेलन घाटी, ठीक है। आपके कहाँ से? बेलन घाटी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। सभी लोग साथ में जवाब देंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। यहाँ पर 2 का जवाब देना है और 2 का जवाब यहाँ पर आ रहा है। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन राइट आपका डी नंबर। याद रखिए इसे हम लोग ब्रह्म देश भी कहते थे, मध्य देश भी कहते थे और आपके आर्यावर्त भी कहते थे, ठीक है ना। तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा आपका ए और बी दिया है। डी नंबर आपका हो जाएगा, ए और बी दिया है, ठीक है। ए और बी आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ए और आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्न से किस स्थल से नवपाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण कालीन जो आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हाँ, ब्रह्मावर्त भी बोलते थे उसे, चलिए आर्यावर्त भी बोलते थे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है, सभी आपके यहाँ पर हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थल से नवपाषाण काल आपके प्राप्त हुए हैं। तो 3 का जवाब क्या बनेगा? तो देखो आपके कोल्डिहावा से भी मिला है, ठीक है ना। कोल्डिहावा से भी आपके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके कह सकते हैं इलाहाबाद क्षेत्र में आपको पड़ता है, ठीक है। महगढ़ा से भी है और आपके पंचों से, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब का हो जाएगा डी नंबर ए बी सी, ठीक है। तीनों आपके हो जाएंगे। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है उत्तर प्रदेश के किस स्थल से ताम्र पाषाणीन संस्कृत के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से ताम्र पाषाणिक संस्कृत के प्रमाण आपको मिले हैं। और जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? 4 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर याद रखिए कि ये आपके मिले हैं कहाँ से? तो आपके खैरा रीढ़ से, ठीक है, और आपके नौहार से। तो आपका जवाब क्या बनेगा? 4 का ऑप्शन डी बनेगा। याद रखिए ए और बी बनेगा, ए और आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पूरा पाषाणीन कालीन उत्तर प्रदेश में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन लोगों को निम्न से किसका ज्ञान था। देख सकते हैं ये पूरा पाषाण की बात हो रही है और पूरा पाषाण काल में जो उत्तर प्रदेश के लोग थे, ठीक है, उनके साक्ष्य के अनुसार से पता चलता है कि इनको जो ज्ञान था वो किसका ज्ञान था। तो 5 का जवाब क्या बनेगा? तो 5 का जवाब आपका बनेगा, देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या कृषि होती थी? नहीं होती थी ना। उद्योग क्या होते थे? नहीं होते थे ने। गृह निर्माण का क्या उनको ज्ञान था? नहीं था ना। सिर्फ वो बकरी चराना अर्थात कह सकते हैं कि पशु पालन करना उनको ज्ञान था। क्लियर हुआ ना। उनको सिर्फ इसी का ज्ञान था, अदर का ज्ञान नहीं था। चलिए अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र मध्य पाषाणकालीन उपकरणों हेतु अत्यंत समृद्ध था। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके उपकरण बनाए जाते थे, ठीक है, मध्य पाषाणकालीन के समय जो आपके उपकरण थे ये अत्यंत जो आपके समृद्ध है, आपके कौन सा क्षेत्र था? 6 नंबर। तो 6 का जवाब जो आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी बनेगा। याद रखिएगा कि जो आपका विंध्य क्षेत्र है और आपका कौन सा? मध्य गंगा घाटी वाला आपका क्षेत्र, ठीक है, मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा, जो कि राज्य का विंध्य है और आपका ऊपरी गंगा क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर के देखा जाए तो वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जिले का आपका चकिया तहसील है, मिर्जापुर जिला है, इलाहाबाद का मेजा है, करछना है, 12 तहसील, ये सभी आपकी सम्मिलित इसमें आपकी थी, ठीक है ना। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र से प्राप्त मध्य पाषाणिक साक्ष्यों में झोपड़ियों के होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर देख लीजिए झोपड़ी,
जो झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं वो आपके कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर बताना है, 7 का जवाब देना है सभी को। सभी लोग 7 का जवाब देंगे। और अचानक से यहाँ पर रुक क्यों जाते हैं आप लोग? चलिए, यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आपकी इलाहाबाद से, ठीक है। कहाँ से? तो आपकी झोपड़ियों के प्रमाण होने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मिले थे आपके, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, इलाहाबाद से, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की खुदाई से धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है? धान की खेती, और वही धान की खेती के जो आपके प्रमाण मिले हैं वो आपके कहाँ से? 8 का जवाब देना है, 8 का जवाब देना है। और जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपके कोल्डिहावा से, ठीक है भाई। कोल्डिहावा होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन होगा, कोल्डिहावा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थल से सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में किस स्थल से सैंधव सभ्यता के साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं? सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका ए नंबर। याद रखिए आलमगीरपुर, ठीक है। कहाँ से हुए हैं? आलमगीरपुर से हुए, याद रखिए साथियों, आलमगीरपुर है। और आलमगीर जो कि आपके मेरठ एवं आपके हुलासा आदि स्थलों से आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जो कह सकते हैं हिंडन नदी के तट पर आपका अवस्थित है, ठीक है ना। और आलमगीर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलमगीर की जो आपकी मतलब खुदाई करवाता है और कह सकते हैं उत्खनन करवाया था वो आपके वाई डी शर्मा, ठीक है। वाई डी शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश के निम्न से किस स्थल से लौह युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थल से लौह युगीन सभ्यता के अवशेष जो प्राप्त हैं वो कहाँ से प्राप्त हैं? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 10 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा कि जो लौह युगीन सभ्यता में जो अवशेष हैं आपके अक्षेत्र, ठीक है ना। और यहाँ पर जो क्षेत्र हमने बताया था रामनगर बताया था ना, क्षेत्र वर्तमान में रामनगर आपका है बरेली में, हस्तिनापुर आपका है और अतरंजी खेड़ा, ये आपके सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, लौह युगीन सभ्यता आपके उत्तर प्रदेश में आपके मिले हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर नामक स्थान से 15 शवावधान मिले हैं जिनके सिर पश्चिम की ओर हैं। क्या ये पॉइंट आपका सही है? 11 नंबर में क्या पॉइंट सही है? तो यहाँ पर कह सकते हैं 15 अवसान, ये आपके यहाँ पर नहीं होगा। और दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश के मिर्जा, सोनभद्र, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ जिलों में पाषाण की सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिए इसका जो जवाब है वो आपका कौन सा? बी वाला आपका है। जब हिस्ट्री बताएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री जब बताएंगे तो ये आपको पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए यहाँ पर कुछ शायद यहाँ पर ये दिया गया है भाई, यहाँ पर ऑप्शन आपके कह सकते हैं कि कूट के हिसाब में दिए हैं ना, कूट के हिसाब में दिए हैं। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट आपका दिया ये है और सोनभद्र भी है, मतलब यहाँ पर जितने हैं पॉइंट आपके सही हैं। मतलब कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण की सत्य ये भी साक्ष्य आपके मेरठ और सहारनपुर से हैं। चकिया जो आपके वाराणसी है, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद, मतलब सभी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला आपको हो जाएगा, सभी आपके हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कि अरब से गेरुवर्डी गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। देखिए जो आपका गेरुआ कलर के आपके कह सकते हैं मृदभांड पात्र है, इसका जो नामकरण हुआ था वो आपके कहाँ पर? तो गेरुवर्डी का हुआ था आपके। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, या आपके 12 का ऑप्शन आपका पूछा गया है। 12 का ऑप्शन आपका ए बार आपका हो जाएगा हस्तिनापुर क्षेत्र, ठीक है। हस्तिनापुर आपका क्षेत्र आपका है, ठीक है। और यहीं पर अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको अतरंजी खेड़ा लगा देना है, ठीक है। यहीं पर आपका अगर ये ना मिले हस्तिनापुर तो अतरंजी खेड़ा आपको लगा देना है क्योंकि उसी के पास आपका पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक थे। याद रखिए उपनिषद काल में जो राजा थे अशुपति, ये जो शासक थे कहाँ के शासक थे? ये जो शासक थे कहाँ के शासक थे? तो जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका बी, या आपके केकय, ठीक है। केकय के आपके ये शासक थे। आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल के कुरु एवं पंचाल राज्य किस वर्तमान क्षेत्र में आपके उपस्थित थे?
देख लीजिए उत्तर वैदिक काल के जो आपके कुरु और आपके कौन पंचाल राज्य, ठीक है, कुरु और आपके पंचाल राज्य जो आपके हैं वो किस वर्तमान क्षेत्र में आपके उपस्थित हैं? तो याद रखिएगा 14 का जवाब जो बनेगा ऑप्शन आपका ए आपके उत्तर प्रदेश में आपके हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूपी जी के ही हो जाएगा, अर्थात उत्तर प्रदेश। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन कुरु राज्य निम्नलिखित में से शामिल नहीं था। देखिए जो आपका कुरु राज्य है, ठीक है, कुरु राज्य, तो कुरु राज्य में आपका कौन शामिल नहीं था? 15 नंबर। तो कुरु राज्य का जो अधिपति था याद रखिए मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, ठीक है, ये आपके था। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, ये आपका बरेली, ठीक है, बरेली, ये इसमें से आपका शामिल नहीं था। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर ये आपके इसमें शामिल थे कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था? यहाँ पर बताना है कि कौन से आपके जो तीर्थकर हैं, जैन तीर्थकर हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। 16 का जवाब देना है, 16 का जवाब देना है। ये जो आपके बच्चे हैं उनको भी आपको बता देंगे, कुछ टॉपिक आपके बाकी हैं उनको भी क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपके महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी हैं। देखिए पार्श्वनाथ और आपके संभरनाथ चंद्रप्रभा, ठीक है, ये जो आपके हैं कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ, संभरनाथ, चंद्रप्रभा इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि महावीर स्वामी का तो आपके बिहार राज्य के वैशाली जिले में हुआ था, कुंडलग्राम, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राचीन काल में जैन धर्म के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर जवाब देना है कि प्राचीन काल में जैन धर्म के केंद्र के रूप में जो प्रसिद्ध था आपका कौन? 17 नंबर में, 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी नंबर, यह आपका मथुरा क्षेत्र, ठीक है ना। 17 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये ईसवी पूर्व की बात हो रही है। तो ये जैनियों ने मथुरा में एक विशेष कला का भी निर्माण किया था, विकास किया था, जो कि कह सकते हैं कि मथुरा कला के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था। और इस काल में देखा जाए तो मथुरा जैन मूर्ति कला का एक सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का बुद्धकालीन नगर नहीं था? देख लीजिए भाई, बुद्धकालीन नगर जो आपका नहीं था वो आपका कौन नहीं था? 18 का जवाब देना है, 18 का जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपके कह सकते हैं आपका मथुरा, साकेत, हस्तिनापुर और आपका गौतम बुद्ध नगर। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिए महात्मा बुद्ध के कार्यकाल में काशी, ठीक है, और आपकी कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, ऐच्छत ये प्रमुख आपके नगर अस्तित्व में आपके थे। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी, ये आपका गौतम बुद्ध नगर, ये इनके समकालीन आपका नहीं था, ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ये इनके समकालीन नहीं था, ठीक है ना। पूरा पाषाण आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। अभी तक यूपी जीके में क्या था, फटाफट आंसर मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर यूपी जीके मतलब कह सकते हैं कुछ हिस्ट्री से आपकी जुड़ी हुई होती है, तो थोड़ा सा आपको ये दो जो टॉपिक है थोड़े स्टेप लगेंगे, ठीक है। अगला है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो आपके कहाँ पर दिए थे? तो ऐसे प्रश्नों को तो आप आसानी से हल्के फुल्के में सॉल्व कर लेंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर श्रावस्ती में, ठीक है, श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर श्रावस्ती, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं इनका ननिहाल था, तो यहाँ पर रहे भी थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहे भी थे, ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख ने इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? कहा जाता है कि जो लुम्बिनी है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, ठीक है। ये किस राजवंश के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ये जो आपका प्राप्त हुआ है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, या आपके मौर्य काल के समय का जो अभिलेख है इसी से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्मचक्र परिवर्तन मतलब होता है अपना पहला भाषण, ठीक है, पहला भाषण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार किया था, ठीक है, और वो आपके अरुवेला एक जगह पड़ता है अरुवेला, तो अरुवेला से हुई सबसे पहले ऋषिपत्तन गए थे, ठीक है, अरुवेला से सबसे पहले कहाँ गए थे? ऋषिपत्तन। और ऋषिपत्तन हमने बताया था ऋषिपत्तन का नाम क्या हो गया है?
हमने बताया था, एक वीडियो बना दिया है पुराने जो स्थल नाम थे, अगर नहीं देखा उसको देख लीजिएगा। ऋषिपत्तन कहा जाता है आपके सारनाथ को, ठीक है, ऋषिपत्तन किसको? सारनाथ को। तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, सारनाथ में गए थे, वहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, जैन एवं बौद्ध धर्मों के अलावा उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में किस और धर्म से संबंधित साक्ष्य बहुतायत में पाए गए हैं? देखिए, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, इसके अलावा और भी एक धर्म था जो कि आपके बहुतायत में मिला है। 22वां जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ब्राह्मण धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म भाई? तो आपका जवाब हो जाएगा 22 का ए नंबर, ये आपका ब्राह्मण धर्म है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ब्राह्मण धर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों का जो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? कई बार आपको पढ़ाया भी है। देखो, कुछ प्रश्न आपको सरल भी मिलेंगे, कुछ आपको कठिन भी मिलेंगे। तो 23 का जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी है, जो कि आपके दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कह रहा है भागवत धर्म के जनक आपके कौन थे? भागवत धर्म के जनक आपके कौन थे? यहाँ पर बताना है 24 नंबर। चलिए, जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है काफ़ी लोगों के, भागवत धर्म। और भागवत धर्म के आपके भगवान कृष्ण थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन? तो बी नंबर, कृष्ण हो जाएंगे। आप सुने भी होंगे, भागवत सुनते हैं तो आपको बताया जाता है इनके बारे में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, संपूर्ण महाभारत कथा का जो वाचन किया गया था वो आपके कहाँ पर किया गया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं जवाब क्या बनेगा। जवाब हो जाएगा 25 को, ऑप्शन आपका डी, ये आपका नैमिषारण है, ठीक है, नैमिषारण, जो कि आपके सीतापुर, ठीक है, जनपद कौन सा है? सीतापुर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देखो, कोई चीज़ गलती हो जाए तो परेशान मत हुआ करिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप तो बैठे नहीं हैं कि हमसे गलती हो गई और इसके बाद मायूस हो जाएं। कि एग्जाम यहाँ पर जब पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ आपके यहाँ पर प्रश्न नए मिलेंगे, और नए प्रश्नों की वजह से तो आप पढ़ रहे हैं ना, नए प्रश्नों की वजह से तो आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपने इतने हमने पढ़ा दिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और डेली क्लास से आते हैं तो कहीं ना कहीं नए प्रश्न आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। दिया गया है उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सिंह स्तंभ की आकृति को भारत सरकार ने अपना राज चिन्ह घोषित किया। सिंपल सी बात किया गया है, भारत का जो राज चिन्ह है वो आपका कौन सा है? तो आपका अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, जिसे सिंह स्तंभ बोलते हैं। कहीं कहीं आपका अशोक स्तंभ मिल गया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, यही आपका अशोक स्तंभ जिसे बोलते हैं सिंह स्तंभ, ठीक है ना। ये आपके कहाँ पर है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका सारनाथ है, ठीक है, डी नंबर सारनाथ। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका यहाँ पर सत्य है? 27 नंबर। तो यहाँ पर आपका दिया है, चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग ने अशोक के कई शिलालेख जो उत्तर प्रदेश में पाए हैं उसे देखा गया है। देख लीजिए, यहाँ पर कुछ आपके ऐसे अभिलेख हैं जो देख पा रहे हैं कि ह्वेनसांग और आपके यहाँ पर फायान थे, इन्होंने कई शिलालेख जो कि उत्तर प्रदेश में पाए हैं, देखे गए हैं, ठीक है। और अशोक के टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कराया गया था, ये भी पॉइंट आपका सही लग रहा है। तीसरा आपका दिया है, अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने प्रयाग इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कराया, अर्थात जो कौशाम्बी वाला स्तंभ लेख है इसे अकबर ने प्रयागराज जो कह सकते हैं इलाहाबाद में स्थानांतरित करवाया। ये आपके सभी हैं, अर्थात जो जितने भी पॉइंट आपके हैं ये आपके सभी सही हैं, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? यहाँ पर डी बनेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 28 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके मठ हैं अर्थात स्तूप हैं जो आपके कहाँ पर आपके हैं, ठीक है, 28 नंबर में। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए। यहाँ पर देखो जो आपका कौशाम्बी है, ठीक है, कौशाम्बी में आपका कौन है? तो आपका घोषित राम, ठीक है, कौशाम्बी में घोषित राम। कुशीनारा या कुशीनगर, तो कुशीनगर में आपका कौन है? तो रामाभर, ठीक है, रामाभर स्तूप या राना होता है, रामाभर होता है। वहीं पर आपका सारनाथ, तो सारनाथ में आपका धम्मिक स्तूप है। और आपके श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में आपके यहाँ पर सहित महत, ठीक है, सहित महत। तो इस प्रकार से जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4 आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? अर्थात जब कभी संकट आ जाए
तो उसको सुरक्षित रखने के लिए ये प्राचीनतम जो शाही आदेश है, ये आपका जो आदेश है ये आपके किस अभिलेख में बताया गया है? तो ये आपका जो अभिलेख है, अभिलेख का नाम है 29 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ये आपका है सोहगौरा का ताम्र अभिलेख, ठीक है, सोहगौरा का ताम्र आपका लेख है। ये जब आप कभी भी खाद्यान्न को संकट अगर आती है तो इसके उपयोग के सुरक्षित रखने के बारे में बताया गया है इस आपके लेख में। अगला है कि प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी पढ़ा है इसको, तो हमने बताया है कि प्रभासगिरी जो तीर्थ स्थल है वो किसका है? तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपके बी नंबर, ये जैनियों का है, ठीक है, जैनियों का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा कौन सा? बी वाला आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ, तो भाई पार्श्वनाथ का एक शक्ति स्थल है, इसका कारण थोड़ा सा और महत्व हो जाता है। और ये जो आपका है ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, यह आपका है सम्मेद शिखर, ठीक है, आपका सम्मेद शिखर आपका है, ठीक है, ये जो आपका जैन सिद्ध से आपका क्षेत्र से आपका माना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? सिंपल सी बात कह सकते हैं, सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो कि आप कह सकते हैं ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में आपका था, जो कि प्रारंभ में, तो ये आपका था 32 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपका काशी हुआ करता था, ठीक है, कौन सा हुआ करता था? तो काशी हुआ करता था, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न से किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो जवाब क्या बनेगा? तो जवाब आपका बनेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। जो नया प्रश्न हो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि नंद वंश के शासन के उपरांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किसके अधीन किस शासन के अधीन आया था? नंद वंश पढ़ा है इतिहास में, तो नंद वंश के शासन के उपरांत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किसके शासन के अधीन आया था? तो ये जो आपका शासन कर रहे थे इस समय वो आ गए थे मौर्य वंश, ठीक है, नंद वंश, इसके बाद आपका मौर्य वंश, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है ये जो आपकी बनाई गई वो आपकी किसके शासन काल में बनाई गई? 35 का जवाब क्या बनेगा? तो याद रखिए 35 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, कुषाण काल में बनाई गई, ठीक है, कुषाण काल, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, कुषाण काल में बनाई गई। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मगध के किस सम्राट के कार्यकाल में संपूर्ण उत्तर प्रदेश पहली बार मगध साम्राज्य के अधीन आया? देख लीजिए, संपूर्ण जो उत्तर प्रदेश है ये पहली बार देख सकते हैं कि मगध साम्राज्य के अधीन आ गया था। ये किस सम्राट के अधीन? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आपका सी, ये आपके थे उस समय आपके महापद्मानंद, ठीक है, कौन आपके थे? महापद्मानंद। ये आपके संपूर्ण उत्तर प्रदेश पहली बार मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? 36 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ये मगध की बात किया है ना, इस कारण से अगला दिया है, निम्न से कौन सा काल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मण धर्म के उत्थान का काल बना? संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म के उत्थान का जो काल बना था वो आपका कौन सा काल है? देखिए, संस्कृत भाषा भी आपकी आई और ब्राह्मणों का भी उत्थान हुआ, तो ये जो आपका कह सकते हैं काल था कौन? तो 37 का जवाब आपका बनेगा बी नंबर, आपका शुंग काल, ठीक है, शुंग काल है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मथुरा पर काफ़ी दिनों तक किस यूनानी शासक ने शासन किया था? मथुरा पर काफ़ी दिनों तक किस यूनानी शासक ने शासन किया था? 38 नंबर, तो 38 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, ये आपका था मिनांडर, ठीक है, कौन था भाई? मिनांडर था। 38 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा मिनांडर, ठीक है। और अगले प्रश्न को आ रहे हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि शक शासक स्वयं को क्षत्र कहते थे? देखिए, यहाँ पर एक आपका कह सकते हैं कौन सा आपका है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है ना, जो कि आपके शक शासक स्वयं को क्षत्र कहते थे। ये जो आपका प्राप्त हुआ है ये लेख आपके कहाँ से? तो ये लेख आपका प्राप्त हुआ है आपके मथुरा से हुआ है, ठीक है, मथुरा से, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, किसने कराया था?
यहाँ पर किसने कराया था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, या मतलब कह सकते हैं कि पुष्यमित्र ने कराया था। और यह कराया था कहाँ पर? तो 40 का जवाब बनेगा आपका सी नंबर, या आपकी अयोध्या। ठीक है, आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्राप्त जो आपका अभिलेख है, यहाँ से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो कि कह सकते हैं ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, तो जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। और अगला प्रश्न आपका है कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी आपको बताना है। कुषाण वंश की द्वितीय राजधानी आपकी कौन थी? तो याद रखिए, कुषाण जो थे सम्राटों की राजधानी पहले पुरुषपुर हुआ करती थी। ठीक है, पुरुषपुर जो आपका पेशावर है, परंतु मथुरा में प्राप्त जो आपका कुषाणकालीन सिक्के हैं उनसे जानकारी मिलती है कि आपकी कौन थी? तो द्वितीय राजधानी जो आपकी थी वो आपकी मथुरा थी। ठीक है, द्वितीय राजधानी ये आपकी मथुरा थी, याद रखिएगा, कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत में आरंभिक गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? भारत में आरंभिक गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो आपके अभिलेख हैं प्राप्त हुए हैं, कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 42 का सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो कि आपके आरंभिक गुप्त मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश। अगला दिया गया है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न से किस एक से संबंधित आपका है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? यहाँ पर आपका इलाहाबाद जो अभी हमने बताया था, इलाहाबाद ये आपके समुद्रगुप्त से है। ठीक है, समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन आपका 43 का हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? 44 नंबर। और यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से प्राप्त प्रयाग प्रशिष्ट स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के पराक्रम से, ठीक है, देखो समुद्रगुप्त था तो समुद्र के पराक्रम एवं विजयों की जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट आपका सही है। गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, ये भी सही आपका है। अगला उत्तर प्रदेश में भीतरगांव जो कि आपके कानपुर देहात में पड़ता है, गाजीपुर जो कि भीतरी, ठीक है, देवगढ़ जो कि आपके झांसी में है, निर्मित ईंट के प्रसिद्ध गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर उदाहरण है, ये भी आपका सही है। अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा मंदिर है जो भारत में गुप्तकालीन शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है? अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो मंदिर में आपके शिखर होते हैं, ठीक है, शिखर होते हैं, उसका जो पहला आपका उदाहरण है वो आपका कौन सा है? ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? 43 का जवाब बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। यह आपका है देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, याद रखिए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो कि भारत में गुप्तकालीन है, जिसको कह सकते हैं शिखर वाला पहला आपका उदाहरण है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को हर्षकाल में महोदय श्री कहा जाता था? महोदय श्री, अगर आप यूपी जीके में अगर जो हमने टॉपिक बताया था तो इस टॉपिक को आप देखा होगा, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जो कि पुराने नामों में पूछा गया है। तो अभी आप लोग जाइएगा, पुराने वर्ड जो आपके नाम हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, छोटे छोटे आपके वीडियो हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महोदय श्री जो कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब उस समय कहा जाता था, वो आपकी किसको? तो 46 का जवाब आपका बनेगा ऑप्शन राइट आपका ए, आपके कन्नौज को, जो कि आपका इत्र नगरी है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। देख लीजिए, ये भी प्रश्न आपको कई बार पढ़ा होगा कि जो हर्षवर्धन है इसने 2 आपके सम्मेलनों का आयोजन कराया। कहाँ कहाँ पर करवाया था? तो ये आपके कन्नौज और आपके प्रयागराज में। ठीक है ना, कन्नौज आपके प्रयागराज में। ऑप्शन आपका 47 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हुएन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? देख लीजिए, जब हुएन सांग आपके आए थे, ठीक है, हर्षवर्धन के समय, तो उस समय सूती कपड़ों का जो उत्पादन हुआ करता था वो आपका नगर था कौन? तो ये जो आपका नगर था कौन था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सूती वस्तुओं के कपड़ों का आपका था कौन सा? मथुरा था। ठीक है, कौन सा? मथुरा। और अगर पूछे कि रेशमी वस्त्रों के लिए, तो रेशमी वस्तुओं के लिए आपका हुआ करता था वाराणसी। ठीक है, रेशमी के लिए वाराणसी और सूती के लिए मथुरा। क्लियर हुआ। अगला दिया है कि समुद्रगुप्त के उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख निम्न से किससे प्राप्त है? समुद्रगुप्त के उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ अभियानों का उल्लेख जो आपका है वो किससे प्राप्त है?
यहाँ पर 49 का जवाब बनेगा ऑप्शन आपका डी, ये आपका है प्रयाग प्रशस्त अभिलेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से किस शासक ने उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया था। कौन सा शासक है जो उत्तर भारत आपका है, तो उत्तर भारत को हूणों से मुक्त कराया था, ये आपका कौन था। तो 50 का जवाब क्या बनेगा, 50 का जवाब आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ये आपका स्कंदगुप्त है। ठीक है, कौन आपका स्कंदगुप्त है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा आज की जो टॉपिक था ये प्राचीन उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास काल था। यहाँ से लगभग आपने, ऐसा नहीं कि यहाँ से प्रश्न नहीं मिलते हैं, कम से कम आपको 15 से 20 प्रश्न आपको मिले हैं जो हमेशा और बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज करा रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत तो आपको आएगी ही, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले हमने ढेरों आपके करवा दिया है। ठीक है ना, तो ढेरों करवा दिया है तो आपको रट गई हैं। चलते हैं हम लोग नए वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।